हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूं रवि बायोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। स्टूडेंट, टिश्यू चैप्टर के इससे पिछले वाले वीडियो में, जो कि वीडियो नंबर 17 था और ये हमारा वीडियो नंबर 18 है, 17 वाले वीडियो में हमने स्केलेटल टिश्यू के बारे में देखा था। अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के अगले स्टेप के बारे में पढ़ते हैं और ये है अपना अगला टॉपिक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड आएगा और लिम्फ के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 18 है। तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग मेनली ब्लड और लिम्फ के बारे में देखेंगे, वो भी डिटेल में। और ब्लड में कौन कौन सेल हैं, क्या फंक्शन होता है, इन सारे के बारे में हम लोग आज सीख के जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर बात करें ब्लड में, तो ब्लड में जो कर्पसल्स होते हैं, कर्पसल्स यानी कि जो सेल्स होते हैं, वो 45% आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर हम ब्लड को निकालें, अगर 100 ml ब्लड को निकालें तो उसमें से 45 ml आपको ब्लड कर्पसल्स होंगे। और प्लाज्मा जो होगा, लिक्विड पार्ट जो होगा, ये हो गया अपना सेल्स का कंटेंट, और ये प्लाज्मा जो होगा लिक्विड का कंटेंट होगा, और ये 55% होगा। ओके, फिर 45% हमारे कर्पसल्स होंगे और 55% अपना प्लाज्मा होगा। आगे बात करें तो एक पर्सन में अगर ब्लड का कंटेंट देखा जाए एक पर्सन में, तो 4 to 6 लीटर होता है। एक ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो ये 4 to 6 लीटर, ये 4 और 6 के बीच में ही होता है। अब ये डेटा जो आपको दिख रहा है वो डिफरेंट बुक में वेरी करता है। किसी में 4 to 5 लीटर लिख देता है और किसी में 4 to 6 लीटर लिख देता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 4 to 6 लीटर के बीच में होगा। आगे बात करें तो ब्लड कर्पसल्स 3 तरह के होते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो बोला ब्लड कर्पसल जो होंगे, ये वाले हिस्से जो होंगे 45% जो होगा, उसमें से ब्लड जो कर्पसल्स होंगे वो 3 तरह का होंगे। सबसे पहले आपको आरबीसी देखने को मिलेगा। आरबीसी के एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स। अब देखिए, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर। ठीक है, एरिथ्रो का मतलब क्या होगा, रेड कलर, और साइड्स का मतलब सेल। तो वैसे सेल जिनमें रेड कलर्ड पिगमेंट होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन होगा। आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगला होगा ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC, वाइट ब्लड सेल को ही दूसरे नाम से हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तीसरा जो टाइप्स होता है सेल्स का, कर्पसल्स का, वो होगा प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये हमारे हुए 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कर्पसल्स। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड कर्पसल्स के बारे में। इसका कंटेंट अगर सेल में देखा जाए, अगर इसका कंटेंट नंबर देखा जाए तो 4 से लेके 6 मिलियन होता है पर mm3। अगर वॉल्यूम में अगर ब्लड को निकाले 1 mm3 वॉल्यूम का ब्लड निकाले, तो उसमें से आपको काउंट इसका अगर देखें तो 4 से 6 मिलियन आपको अकेले आरबीसी मिलेगा। सेल का कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ पर बाई कॉन्केव होता है और इसका सेल का साइज छोटा होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके सेल में, अगर इसके सेल में देखा जाए तो न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर ये मैच्योर हुआ तो इसका न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, और ये बाई कॉन्केव शेप का होता है। ठीक है, बाई कॉन्केव कुछ इस तरह का शेप आप देख सकते हैं। देखिए, इधर से भी कॉन्केव है और इधर से भी कॉन्केव है। मतलब कि अगर बात करें ये अपना आरबीसी है तो इधर इस तरफ से भी कॉन्केव होगा और इस तरफ से भी कॉन्केव होगा, और इसी को बाई कॉन्केव शेप बोलते हैं। तो हमारा आरबीसी जो होता है बाई कॉन्केव शेप होता है। इसका साइज जो होगा स्मॉल होगा, सेल का साइज स्मॉल होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। मैमल्स में ध्यान रखिएगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मैमल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स भी इसमें एब्सेंट होंगे। ये हम लोग सेल चैप्टर में देखे थे। आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है रेड कलर्ड पिगमेंट होता है।
रेड कलर पिगमेंट होता है, जिसके कारण रेड कलर पिगमेंट के कारण आपका इसका कलर कैसे दिखेगा, रेड कलर का। अब देखिए इसका कंटेंट ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है। अगर आरबीसी का बात करें तो 4 से 6 मिलियन होता है इसका कंटेंट। इसी कारण हमारा ब्लड का कलर जो है रेड कलर होता है। ठीक है, यही कारण है कि हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। फंक्शन इसका देखें, फंक्शन का अगर बात करेंगे तो ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और CO2। सबसे कम मात्रा में CO2 को ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है O2 का। अब ये O2 का ट्रांसपोर्ट होता कहाँ से है, तो हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन जाते हैं हमारे अंदर, यहाँ से एल्वियोली से एक्सचेंज होते हैं हमारे ब्लड में, और ब्लड में जो ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर जाके बाइंड हो जाता है, और वहां से बाइंड होने के बाद सारे टिश्यू के पास ये पहुंचा देता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है मेनली ऑक्सीजन, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी मात्रा में लेके आता है। बाकी जो होता है कार्बोनेट के फॉर्म में ब्लड में आते हैं, वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे। अब देखते हैं ल्यूकोसाइट यानी कि WBC। ल्यूकोसाइट्स मतलब दूसरे तरह का हमारा ब्लड कर्पसल जो है ल्यूकोसाइट्स है। इसी को हम लोग वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। वाइट ब्लड सेल क्यों बोलते हैं, तो इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन था। सेल्स आर लार्जर देन दी आरबीसी सेल। आरबीसी सेल से इसका सेल बड़ा होता है। ठीक है, अगर सेल का साइज से कंपेरिजन किया जाए आरबीसी से, तो इसमें बड़ा सेल होता है इन कंपेरिजन टू आरबीसी। इसका नंबर काउंट करेंगे हम लोग पर mm³ में, तो 5000 से लेके आपको 10,000 पर mm³ मिलेगा। देखिए कितनी कम है, 5000 से लेके 10,000 तक। लेकिन इसका देखिए 4 to 6 मिलियन, ओके 4 to 6 मिलियन आपको कंटेंट देखने को मिलेगा पर mm³ में, और इसमें बहुत ही कम 5,000 to 10,000 या फिर 15,000 तक आपको देखने को मिल सकता है पर mm³ वॉल्यूम में। हीमोग्लोबिन इसमें एब्सेंट होगा। हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट हैंस नो कलर। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होने के कारण कोई कलर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस सीन क्लियरली इन द सेल। अगर सेल को हम देखें बाहर से ही, तो इसमें इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है क्लियरली दिखता है। ठीक है, प्रोमिनेंट होता है, एकदम क्लियरली दिख जाता है। प्रोड्यूस बाय रेड बोन मैरो एंड लिम्फेटिक ग्लैंड। और ये सेल्स जो होते हैं रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। हमारे हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, बोन्स के जो खोखले पार्ट होते हैं अंदर इनर साइड में, उसमें बोन मैरो होता है। और रेड बोन मैरो, उसमें 2 तरह का बोन मैरो होते हैं, वाइट बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। ठीक है, तो रेड बोन मैरो में ये प्रेजेंट होगा, और ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स के द्वारा भी बनता है। लिम्फेटिक ग्लैंड जो होता है हमारे कुछ नेक के नीचे ये वाला पोर्शन में, जस्ट स्टर्नम आपको दिख रहा है, ये वाला हड्डी, ये लंबा वाला, इसके जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है, और वहीं पे हमारा प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक ग्लैंड, और लिम्फेटिक ग्लैंड से भी ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसका लाइफ स्पैन देखें, कितने दिन जिंदा रहता है, कितने दिन जिंदा रहता है, उसके लाइफ स्पैन को देखें तो इसका कुछ ही दिन होता है। लेकिन इसका अगर बात करें आरबीसी का, तो लाइफ स्पैन इसका 120 दिन होता है। अगर लाइफ स्पैन आरबीसी का देखें तो 120 दिन होता है, लेकिन इसका कुछ दिनों का होता है, एक दिन से लेकर 5 दिन, 1 सप्ताह तक हो सकता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह का होता है। सबसे पहले ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। अब देखिए सेल्स के अंदर अगर ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, सेल्स के अंदर अगर ग्रेनुल्स प्रेजेंट है तो वो चला जाएगा ग्रेनुलोसाइट्स में। अगर सेल्स के अंदर ग्रेनुल्स नहीं है तो उसको हम लोग भेज देंगे ए ग्रेनुलोसाइट। जस्ट लाइक दैट आरबीसी, जस्ट लाइक दैट RER एंड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट था, रफ एंडोप्लाज्मिक के सरफेस पे, इसीलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले। ठीक उसी तरह इसमें इसके सेल्स में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसको ग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे। और इसमें ग्रेनुल्स एब्सेंट होंगे, छोटे छोटे दाने सेल्स के अंदर एब्सेंट होंगे, उसे एक ग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे।
आगे बढ़ते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स में दो तरह का सेल होते हैं। अगर आरबीसी टोटल आरबीसी की बात करें तो इसमें 5 टाइप्स ऑफ सेल होगा। 5 टाइप्स ऑफ सेल होगा। 5 टाइप्स ऑफ सेल में आपको दो तरह के जो दिखेंगे वो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो दिखेंगे दो तरह के, वो चले जाते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स में। मतलब इनके सेल्स के अंदर ग्रेनुअल्स नहीं प्रेजेंट होगा। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट सेल के अंदर ग्रेनुअल्स प्रेजेंट नहीं होगा और इन्हें हम लोग भेज दिए ए ग्रेनुलोसाइट्स में। और जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो 3 तरह के सेल होते हैं। मतलब टोटल ये 5 हो गए और 3 तरह के सेल में होते हैं। इस्नोफिल्स ये ग्रेनुलोसाइट्स में होता है, एक इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो ये 3 तरह का सेल आपको ग्रेनुलोसाइट्स में दिखेंगे और 2 तरह का सेल मोनोसाइट्स में देखेंगे। अब देखिए इनका कुछ सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। तो मोनोसाइट सेल जो होते हैं इनका सेल जो होगा लार्जर सेल शेप होगा। सेल का शेप जो होगा थोड़ा बड़ा दिखने के लिए मिलेगा और इसका बीन शेप्ड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस का अगर बात करें तो न्यूक्लियस बीन शेप्ड होगा। बीन मतलब कि जो हम लोग खाते हैं, जो जिसका सब्जी बना के खाते हैं बीन का, ठीक उसी शेप का इसका न्यूक्लियस होगा और इसका सेल जो होगा लार्ज होगा। लिम्फोसाइट्स का भी सेल बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू इन सारे सेल से। तो लिम्फोसाइट सेल का लार्ज स्फेरिकल शेप होगा और ओवल न्यूक्लियस होगा। कुछ इस तरह से न्यूक्लियस होगा, ओवल। ठीक है, ओवल न्यूक्लियस आपको लिम्फोसाइट सेल में देखने को मिलेगा। ग्रेनुलोसाइट्स का बात करें तो ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे पहले देखते हैं इस्नोफिल्स। तो इस्नोफिल्स का शेप देखा जाए तो स्फेरिकल सेल होता है और इसमें न्यूक्लियस 2 लोब में बटा होता है। न्यूक्लियस अगर देखें तो एक सेल हो गया और इसमें 2 लोब होगा न्यूक्लियस का। कुछ इस तरह से 2 लोब न्यूक्लियस, एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया। तो इस्नोफिल्स के अंदर बाई लोब न्यूक्लियस होता है और न्यूट्रलाइज करता है ये टॉक्सिन्स को। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस फॉरेन से आते हैं उसको न्यूट्रल कर देता है, इसको ख़त्म करके न्यूट्रलाइज कर देता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। बेसोफिल्स का देखा जाए तो शेप इसका स्फेरिकल होगा और ये मल्टी लोब्ड होते हैं। ऐसा लोब ढेर सारा इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। ये हिस्टामिन और हेपारिन सीक्रेट करता है। हेपारिन एक तरह का एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, तो ये हेपारिन और हिस्टामिन जैसा प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। न्यूट्रोफिल्स का अगर बात करें तो इसका भी शेप स्फेरिकल ही देखने को आपको मिलेगा और इसका न्यूक्लियस का बात करें तो मल्टी लोब्ड होगा और ये फेगोसाइटिक फंक्शन का होता है। मतलब कि फेगोसाइटिक फंक्शन का मतलब क्या है कि जो सेल सीधे निकल जाते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आया उसको सीधे निकल गए और उसे ख़त्म कर दिए, डाइजेस्ट कर दिए, सेल ईटिंग होता है, उसी को हम लोग फेगोसाइटिक नेचर का बोलते हैं। हम सेल चैप्टर में देखे थे, वहाँ पर फेगोसाइटोसिस था जो कि अमीबा कर रहा था और WBC कर रहा था। तो WBC में यही न्यूट्रोफिल्स जो होता है फेगोसाइटिक फंक्शन होता है। तो ये था हमारा ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स का। थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स के भी नाम से जानते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग प्लेटलेट्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इरेगुलर सेल होगा इसका। सेल का जो शेप होगा वो रेगुलरली नहीं होगा। स्मॉलर देन आरबीसी से ये छोटा होता है। ठीक है, बाकी सारे जो होते हैं आरबीसी से बड़े दिखेंगे आपको, लेकिन ये जो होगा आरबीसी से छोटा दिखता है। न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट है, ध्यान दीजिएगा। आरबीसी में भी न्यूक्लियस एब्सेंट था, इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ये जो लार्जर बोन सेल होते हैं, जो लार्जर बोन मैरो सेल आपको दिखेंगे, लार्जर बोन मैरो सेल जिसे हम लोग मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। हमारे बोन के अंदर लार्जर बोन मैरो जो होता है उसे मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। मेगा मतलब होता है बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट्स मतलब सेल। तो मेगा कैरियोसाइट सेल से ये बनता है, फ्रेगमेंट से बनता है प्लेटलेट्स। तो मेगा कैरियोसाइट जो होगा फ्रेगमेंट्स होगा, फ्रेगमेंटेड होगा, टूटेगा और इसका फॉर्मेशन होता है। लाइफ स्पेन अगर बात करें इसके लाइफ स्पेन का तो 7 दिन होता है। याद रखिएगा इसका लाइफ स्पेन कितने दिन होगा, 7 दिन होगा। दे रिलीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, और ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज करता है, अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो हमारे शरीर
का जो ब्लड होगा वो क्लॉट नहीं करेगा। अगर माइनर कट भी लग गया तो वहाँ से ब्लड बहुत सारे फ्लो होंगे और वहाँ पे ब्लड नहीं रुकेगा। अगर प्लेटलेट्स का काउंट अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है तो हमारा ब्लड जो है जल्दी से रुक जाएगा। इसका अगर नंबर का बात करें, अगर इसका नंबर का बात करें तो आपको 2 लाख से, ठीक है, 2 लाख से 4 लाख तक मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, पर MM3। 2 लाख से एक नॉर्मल पीपल में 2 लाख से ये कम नहीं होता है। अगर 2 लाख से कम होता है तो आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पे ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं करेगा। अब चलते हैं दूसरे स्लाइड में, उसमें हम लोग प्लाज्मा और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आ चुके हैं हम दूसरे स्लाइड पे। आइए देखते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। कलर इसका बात करें तो पेल येलो होगा, ठीक है, पेल येलो होगा। इसका कंपोजिशन बात करें तो 90% आपको वाटर देखने को मिलेगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर निकाले, ब्लड प्लाज्मा निकाले तो 90% आपको वाटर देखने को मिलेगा, यानी कि 100 ml में 90 ml आपको वाटर ही देखने के लिए मिलेगा। 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, जो भी प्रोटीन्स वगैरह होंगे और इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह होंगे, वो आपको 10% ही देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात करें तो इसमें बहुत डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स आपको मिलेंगे। प्रोटीन्स में बच्चों एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, हार्मोन्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स एटसेट्रा, ये सारे चीज़ हमें देखने के लिए मिलेंगे। किसमें? ब्लड प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, हार्मोन्स, इनऑर्गेनिक साल्ट, ये सारे चीज़ आपको किसमें देखने को मिलेंगे? ब्लड प्लाज्मा में, यानी कि लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड में। तो ये था अपना ब्लड का कंप्लीट कंपोजिशन। अब देखते हैं लिम्फ, दूसरा टाइप्स है अपना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। लिम्फ इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू ब्लड, ये ब्लड के कंपोजिशन में ये सिमिलर होता है, एक्सेप्ट देखिए क्या क्या इसमें नहीं होता है। ब्लड में जो होता है इसमें क्या क्या नहीं होता है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें RBC नहीं होगा, दूसरा प्लेटलेट्स नहीं होंगे, तीसरा क्लॉटिंग फैक्टर जो ब्लड को क्लॉट कराते हैं वो इसमें नहीं होगा, और अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। ये लिम्फ बनता कैसे है? तो जब ब्लड जो होता है आर्टरी से कैपिलरीज के थ्रू पास करता है तो वहाँ से कैपिलरी से छन के ब्लड लिम्फ के फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये लिम्फ में RBC, प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर और मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं छन पाते हैं। अदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं छन के बाहर आ जाते हैं, किसके थ्रू? लिम्फ में। और ये लिम्फ टिश्यू के पास पहुंचता है अदर सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके। ऑक्सीजन डिफ्यूजन के कारण चला जाता है टिश्यू के पास। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिक्विड पोर्शन के साथ लिम्फ के फॉर्म में टिश्यू के पास पहुंचते हैं, पूरा ब्लड टिश्यू के पास नहीं पहुंच पाता है। इट फ्लो थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, उसी में ये फ्लो करेगा। आपको लिम्फेटिक सिस्टम में आपको लिम्फ देखने को मिलेगा। हेल्प इन इम्यूनिटी, इसके पास देखिए WBC इसी के साथ ही चला जाता है अंदर, तो ये लिम्फ में इम्यूनिटी का काम, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम अपना WBC कर देता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल, इसलिए ये इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है। ब्रिंग CO2 एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, अब देखो ये टिश्यू के पास जाता है तो वहाँ से CO2 और नाइट्रोजीनियस वेस्ट अपने साथ लाता है और अगेन ब्लड में छोड़ देता है, और ब्लड के थ्रू फ्लो होकर फिर वो अपने रास्ते चले जाते हैं। तो ये था हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। अगला वीडियो हमारा नर्वस टिश्यू पे होगा, जो कि हमारा आखिरी वीडियो होगा, और ये चैप्टर हमारा टिश्यू चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पे। तो बच्चों पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।